हाँ जी प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे हमने। इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़े थे। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़े थे हमने? थर्मोआयनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना या फोटो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला हमने? क्योंकि वो लाइट की वजह से निकले। व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। तो हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अप्रोक्सीमेटली आप सब बच्चों को जानकारी मिल गई है। हर्ट्ज ने हमें सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन के बारे में जानकारी दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फिर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही यूज करते हुए आइंस्टीन इक्वेशन दी और फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन के ऊपर बेस इस चैप्टर के ऊपर, इस चैप्टर के अंदर अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ दिस चैप्टर इसी एक फिनोमिना के ऊपर बेस है। हाल्स और लेनार्ड, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन को, और चेक किया कि जो बात यहाँ पर हो रही है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा, वो बातें एक्सपेरिमेंटली प्रूव की जा रही थी, जो कि क्लासिकल वेव थ्योरी जो थी वो उस बात से ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, और क्लासिकल वेव थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद में फेल हो गई। क्लियर हुआ? थोड़ी देर में हम बातचीत करेंगे कि क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती थी। जब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ये हाल्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे तो आप बच्चों को बताऊंगा कि क्लासिकल वेव थ्योरी के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो कि इसके साथ मैच नहीं होते या फिर मिसमैच होते हैं। ठीक है। तो हाल्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है शायद। हाल्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, ये बेटे जो टॉपिक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मींस बहुत सारी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, काफी सारे ग्राफ स्टडी करेंगे। ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 2 4 5 नंबर में किसी तरीके से अपीयर होता होगा, लेकिन इसके अंदर से छोटे छोटे टॉपिक्स बन के अपीयर होते हैं, एक एक इफेक्ट अपीयर होता है। तो अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक सर्किट डायग्राम शो करता हूँ। हमने क्या करना है, एक फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो सेंसिटिव मटेरियल की बनी हुई प्लेट ले लिया। क्या ले लिया बेटे? फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल यानी जिसके ऊपर जब हम लाइट गिराएं तो वो उसके कोरिस्पोंडिंग रिस्पोंड करे। ठीक है। उससे हमने कैथोड बनाया। कैथोड एक्चुअल में नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे हम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए कैथोड टर्मिनल, और इसे हम एक ग्लास ट्यूब के अंदर कवर कर लेते हैं, वैक्यूम ग्लास ट्यूब। ठीक है। यहाँ पर हमने रखा है एक विंडो जिसमें से लाइट फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर जाके गिरेगी, and this whole system is connected with a high tension battery, is connected with a high tension battery। यहाँ पर हमने एक एमीटर जोड़ेंगे, आई थिंक मिली और माइक्रो एमीटर यहाँ पर लगाया जाएगा। अभी मिली हम शो कर रहे हैं, फिर विल बी माइक्रो एमीटर। यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। यहाँ हम एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। और यहाँ पर जोड़ेंगे हम बैटरी। इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट क्या काम करता है बेटे? पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के काम आता है। क्या काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने का काम आता है। हमने क्या करना है, बैटरी की हेल्प से वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर कई सारे इफेक्ट्स चेक करेंगे। ये आपके पास बैटरी का नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव। तो ये बैटरी का नेगेटिव जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? इस टर्मिनल से, तो इसे हम कैथोड बोलेंगे, और पॉजिटिव इधर से जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटे? एनोड बोलेंगे। यहाँ का जो पोटेंशियल है इस पॉइंट का वो एनोड पोटेंशियल होगा, और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कैथोड पोटेंशियल होगा। क्या आप बच्चों को इतनी बात समझ आ गई? क्या इस सर्किट डायग्राम में आप बच्चों को कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या किया, जब लाइट इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर गिरती है, लाइट
फोटो सेंसिटिव मटेरियल में गिरती है तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन वो कब निकलेंगे बेटे, जब एक सूटेबल एनर्जी की लाइट, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर गिरेगी, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है और कैथोड है, तो कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और एनोड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड की तरफ दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो किसकी तरफ जाएंगे बेटे, एनोड की तरफ जाएंगे। और एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सर्किट में दौड़ेंगे और करंट फ्लो करेगा। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है। काफी कुछ ऐसा ही सिस्टम हमने यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। बस फर्क इतना था कि वहां पर हम कोई फोटो सेंसिटिविटी की बात नहीं करते थे या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात नहीं करते थे। सर्किट्स की बात तो हमने करी है, करंट कैसे चलता है, बैटरी वगैरह लगाते हैं, उससे एक्सटर्नल सर्किट में क्या होता है, लाइक दैट। ठीक है। यहाँ पर बैटरी का काम क्या है? यहाँ पर बैटरी का काम है कैथोड और एनोड को नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल देना। कैथोड और एनोड को नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल देना। हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक है, हाई टेंशन सप्लाई भी कह सकते हैं आप इसे। फाइन। अब इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया वो देखिए। अब हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब सुनिए बेटे, इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है? इंटेंसिटी का मीनिंग इनके रिजल्ट के बाद में जो हमने समझा वो ये है कि कितनी लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर 1 यूनिट टाइम में गिर रही है। हाउ मच लाइट एनर्जी इज इंसिडेंट और फॉलिंग ऑन एनी सरफेस पर यूनिट टाइम। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं? तो यहाँ पर जब हम जो भी लाइट की इंटेंसिटी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर गिर रही है, अगर हम उसे बढ़ाएं या घटाएं तो क्या इफेक्ट होगा? तो इन्होंने जब ये ऑब्जर्व किया, जब इंटेंसिटी को बढ़ाया तो क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा। जब इंटेंसिटी को बढ़ाया तो क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्यों बढ़ा वो सुनिए। जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मीनिंग है बेटे नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना। किसका बढ़ना? नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना। मैंने आप बच्चों को पहले ही बताया था कि जो लाइट है वो फोटॉन्स की टर्म्स में आगे गिरती है। पैकेट्स, बंडल्स होते हैं एनर्जी के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? आप बच्चों का साउंड नहीं आ रहा है, यू आर साउंडिंग वेरी लो। तो आप बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ से नहीं समझ आ रहा, तो अपन दोबारा बात करेंगे उसके बारे में। समझ आ रहा है तो फिर यस के अंदर कुछ एनर्जी दिखाई देनी चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है बेटे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स का होना। ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स का होना। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। एक बात मैं आप बच्चों को बता देता हूँ, ये मान लीजिए कोई एक मेटल सरफेस है, यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसे एक फोटोन चाहिए। कितना फोटोन चाहिए? एक फोटोन। अगर इस फोटोन की एनर्जी, जो कि हमने पिछली क्लास में बात किया था, E = h के बराबर होती है, अगर ये एनर्जी सूटेबल है, जितनी इसे चाहिए निकलने के लिए, यानी वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो ये निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट ऐसा नहीं है कि एक फोटोन जो है वो, सपोज करते हैं कि इसको निकलने के लिए 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। मान लिया आपने 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, लेकिन जो फोटोन है इसके पास 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा यहाँ से, 1.6 में डिस्ट्रीब्यूट करके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। नो, एक फोटोन गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम निकल सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक। और वो ज्यादा से ज्यादा एक कब होगा? जब उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होगी। एनी डाउट टू एनीबॉडी? भले ही फोटोन की एनर्जी कितनी भी ज्यादा हो, वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। क्लियर हुआ बेटे? तो जो एनर्जी उसके पास एक्सेस अमाउंट में है, भाई इसे चाहिए तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, दे दिया 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी ज्यादा मिली? 3.2 माइनस 1.6, तो 1.6 ज्यादा है। लेकिन ये जो 1.6 है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम नहीं है, कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसी की काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम आएगी, उसी की काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सारी जानकारी हमें आइंस्टीन ने दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। अभी अगले
आगे बढ़ते हुए हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है बेटे? नंबर ऑफ फोटोन। अब अगर ज्यादा फोटोन गिरेंगे, अच्छा इसमें एक और भी है बात, वो भी समझने वाली है। मान लेते हैं इसे निकलने के लिए एनर्जी चाहिए थी 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोटोन के पास एनर्जी है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दो फोटोन मिलकर 0.8 कितना बन जाएगा? 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। अंडरस्टूड? एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ऐसा नहीं कि 2 3 4 5 फोटोन मिलकर और काफी सारी एनर्जी हो गई और वो एनर्जी उन्होंने किसको दे दी? एक इलेक्ट्रॉन को दे दी। ये क्लासिकल वेव थ्योरी ऐसा मानती थी। क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी लाइट का फोटोन तो वो मानते ही नहीं थे। फोटोन तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बताया। क्लासिकल वेव थ्योरी थी उसे सिंपली एक रेगुलर एनर्जी के रूप में कंसीडर करती थी। उनके अकॉर्डिंगली है कि मेटल सरफेस में जो एनर्जी उसे मिली लाइट की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को कलेक्ट कर लेगा जितनी उसे चाहिए और फिर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि दो या दो से ज्यादा फोटोन्स मिलकर एनर्जी इकट्ठी करें और फिर वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा अगर उसकी एनर्जी सुटेबल है। अंडरस्टूड और नॉट? और सुटेबल से मेरा क्या मतलब है बच्चों? वर्क फंक्शन के बराबर है उसे ज्यादा। ठीक है, तो जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये बात तो क्लियर है। तो जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो कौन बढ़ा बेटे? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जो बाहर निकल रहे हैं, यस और नो? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं बेटे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। बोलिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसे समझने में? तो अब अगर हम एक ग्राफ की बात करें, ग्राफ किस किस के बीच में? इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, तो कैसा होगा? एक्स एक्सिस पर मान लीजिए हम इंटेंसिटी ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लेते हैं, तो आपने देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ ऐसा होगा। इसलिए ग्राफ, कोई डाउट है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। क्या कितनी भी कम इंटेंसिटी की लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है? कितनी भी कम इंटेंसिटी? यस, निकाल सकती है। बस एट कम इंटेंसिटी का मतलब क्या? ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब क्या? ज्यादा फोटॉन्स। कम इंटेंसिटी का मतलब क्या? कम फोटॉन्स। कम से कम एक फोटोन तो आएगा ही, हाँ या ना? अगर एक भी नहीं इसका मतलब लाइट नहीं है। अगर एक भी फोटोन नहीं आया इट मींस लाइट नहीं है। तो हमने कहा कि क्या कितनी भी कम इंटेंसिटी, कितनी भी कम हो, भले फोटॉन्स कम हो रहे हैं, अगर उसकी मान लो एक ही फोटोन आया लेकिन उसकी एनर्जी सुटेबल है, वर्क फंक्शन के बराबर है, उससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा, हाँ या ना बोलो? तो बताइए दोबारा से मेरे क्वेश्चन को, क्या कितनी भी कम इंटेंसिटी की लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती है? यस। इंटेंसिटी कम ज्यादा से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फर्क पड़ता है? पड़ता है। इंटेंसिटी ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिटी कम होने से इलेक्ट्रॉन्स कम निकलते हैं। लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इंटेंसिटी भले ही कम हो, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कंडीशन है कि उसकी एनर्जी जो फोटोन की है वो सुटेबल होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है। अब एनर्जी से क्या मतलब है? एनर्जी ऑफ फोटोन का क्या मतलब है? एनर्जी ऑफ फोटोन का मतलब है बेटे इज इक्वल टू h न्यू, हाँ या ना बोलो? तो फोटोन की एनर्जी सिर्फ किस बात पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। सिर्फ किस बात पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। आपको इस चैप्टर को आधा समझने के लिए सिर्फ दो ही बातों को ध्यान से समझना है। आधे चैप्टर को बढ़िया ढंग से समझने के लिए सिर्फ दो बातें ध्यान से समझनी है। अगर वो दो बातें अच्छे से समझ आ गई, समझो आधा चैप्टर समझ आ गया। एक बात तो उनमें से ये थी, क्या समझ आ गई? इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है जी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? फोटोन एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं? फोटोन एनर्जी की। फोटोन एनर्जी मतलब एक फोटोन की एनर्जी। एक फोटोन की किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। तो दूसरी बात है बेटे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है? दूसरी बात क्या है? फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है? क्या ये ग्राफ समझ आ गया बेटे? इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। ग्राफ सारे के सारे समझ आने चाहिए, सारे तुम्हें बनाने आने चाहिए। फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर में से ग्राफ ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन दिस एंड दैट। कोई भी दो क्वांटिटी दे देंगे, उनके बीच में ग्राफ पूछ लेंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं एक बार, उसके बाद हम ग्राफ पर भी बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सारे के सारे ग्राफ्स को हम स्टडी करेंगे।
जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ेगा बेटे? h न्यू, h कांस्टेंट है, न्यू बढ़ जाएगा तो h न्यू भी बढ़ जाएगा। h न्यू मतलब फोटोन की एनर्जी, h न्यू मतलब फोटोन की एनर्जी। जब हमने फोटोन की एनर्जी बढ़ाई तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे? क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ना। तो मान लो 10 फोटोन आए, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सभी 10 फोटोन की एनर्जी बढ़ी, तो सभी 10 फोटोन ने मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। तो वो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, निकलने के बाद जो उनके पास ज्यादा एनर्जी थी वो क्या काम आएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी बेटे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हाँ या ना बोलो बच्चे? इसके अलावा भी कई छोटी मोटी बातें और अभी धीरे धीरे हमें पता चलेंगी। ये दो बातें काफी इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड और नॉट? ये दो बातें समझ आई क्लियरली? समझो, आधा चैप्टर तुम्हें समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्राफ हमारी बुक क्या कह रही है, किस किस के बीच में है? पहला तो इफेक्ट था बेटे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में, यानी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात करेंगे बेटे? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब आप बच्चों ने इसे ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी। इधर आप बोर्ड पर देखेंगे, यहां पर ये एनोड है। एनोड को जितना भी पोटेंशियल हमने दिया उसे हम क्या बोलेंगे? एनोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? कैथोड को जो भी है वो कैथोड पोटेंशियल हो गया। क्लियर? कैथोड से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि हम एनोड पोटेंशियल को जीरो कर देते हैं। एनोड पोटेंशियल को क्या कर देते हैं? जीरो। तो क्या वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? कैथोड पोटेंशियल तो जीरो नहीं है ना, कैथोड तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, और कैथोड इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से निकल गए तो आगे जाएंगे उनकी जो भी स्पीड है उस स्पीड से। हाँ या ना बोलो बेटे? अगर हम एक बार के लिए कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, कोलिजन या कोई भी अपोजिंग फोर्स ना हो, तो एनोड तक तो जाएंगे, और अगर अपोजिंग फोर्स हो तो भी कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां तक पहुंचेंगे। से यस और नो? यस सर। तो अगर जीरो पोटेंशियल भी होगा ना बेटे एनोड का, तब भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकले कैथोड से तो एनोड तक पहुंचेंगे, और अगर पहुंचेंगे तो बाहर करंट फ्लो करेगा, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। बोलो कोई बच्चे को समस्या है? तो चलिए समझिए, हम ग्राफ कहां से शुरू करने वाले हैं। इधर आपके पास आ जाएगा बेटे एनोड पोटेंशियल, या पॉजिटिव पोटेंशियल कह लीजिए, की बात है एनोड पोटेंशियल। और इधर आपके पास आ जाएगा बेटे नेगेटिव पोटेंशियल, लेकिन ये कैथोड पोटेंशियल नहीं है, ये भी एनोड का ही है, इसकी थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है। ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या आ गया इधर? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब मुझे एक बात बताओ, हम पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं तो जीरो तो यहां पर हुआ, लेकिन जब पोटेंशियल जीरो है तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो है? नहीं। क्या कुछ वैल्यू होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की? यस। क्या थोड़ा ऊपर ले लें फिर हम इस वैल्यू को? ठीक है जी, मान लेते हैं कि इतनी वैल्यू होगी। अगर एनोड पोटेंशियल जीरो है तब भी कुछ ना कुछ करंट है, सपोज ये इतना है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हम एनोड पोटेंशियल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 0 से 1 वोल्ट के ऊपर ले जाते हैं, या 2 पे ले जाते हैं, फिर 3 पे ले जाते हैं, तो क्या होगा बेटे? क्या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? भाई जैसे 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 पॉजिटिव बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी तो वो जल्दी जल्दी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जल्दी पहुंचने का मतलब ये हुआ बेटे कि एक यूनिट टाइम में ज्यादा चार्ज पहुंच रहा है एनोड के ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्पीड बढ़ने का क्या मतलब है बेटे? भाई यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना मतलब जल्दी जल्दी पहुंचना। तो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, तो 1 यूनिट टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ बेटे? करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो धीरे धीरे जैसे 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 आप एनोड पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, अरे बोलो बच्चे, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी बढ़ाते बढ़ाते कि भाई जितने मैक्सिमम कैथोड से निकल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में पहुंच रहे हैं, क्या उसके बाद एनोड पोटेंशियल बढ़ाने का कोई इफेक्ट होगा? भाई जितने मैक्सिमम पहुंच सकते थे उतने पहुंच रहे हैं, अब आप भले ही एनोड पोटेंशियल बढ़ाते रहो। क्लियर हुआ?
तो यानी हम एनोड पोटेंशियल को एक लिमिट तक, एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ाएंगे तब तक तो करंट बढ़ेगा। उसके बाद भले ही आप एनोड पोटेंशियल बढ़ाएं लेकिन करंट का बढ़ना बंद हो जाएगा और एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। उसे हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे बेटे? सैचुरेशन का मीनिंग कांस्टेंट। सैचुरेशन का मीनिंग तो यानी हमारे पास यहां से करंट अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ा, फिर क्या हो गया बेटे? कांस्टेंट हो गया। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यहां तक कोई प्रॉब्लम? मान लेते हैं कि इस टाइम कितनी इंटेंसिटी की लाइट गिरा रहे थे आप? I1। कितनी, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तो होगी ना बेटे। I1 इंटेंसिटी की लाइट हमारे पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिर रही थी। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। और उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, एनोड को जीरो के बजाय नेगेटिव पोटेंशियल देने लगते हैं। क्या देने लगता है बेटे? नेगेटिव पोटेंशियल। इसीलिए मैंने इधर नेगेटिव पोटेंशियल का ग्राफ बढ़ाने के लिए हमने जगह छोड़ रखी। अब नेगेटिव पोटेंशियल अगर देंगे तो क्या होगा? जब नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो इधर से रिपल्सन होगा और उधर भी नेगेटिव पोटेंशियल है। वो नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और ये कह रहा है कि मेरे पास मत आओ, तो फिर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बताओ, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। चलो मान लेते हैं कि अपन दरवाजे के अंदर एक छोटे बच्चे को खड़ा कर देते हैं और बाहर से बच्चा भाग के आ रहा है और वो आके इसके अंदर टकराएगा। ये उसे रिपेल कर रहा है, उसे रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? ये तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि उसकी एनर्जी कितनी है जो बाहर से भाग के आ रहा है ना? हाँ या ना बोलो? मान लो मैं यहाँ दृश्य को खड़ा कर दूं और बाहर से अजय बेनीवाल भाग के आई, तो फिर क्या होगा? फिर तो वो दृश्य को लेकर अंदर घुस जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो सफिशिएंट होना चाहिए कि वो उसे रोक सके। तो सिर्फ नेगेटिव होने से रुकेगा नहीं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो दौड़ रहा है, अगर वो सफिशिएंट है तो रिपल्सन के बावजूद भी पहुंचेगा। हाँ या ना बोलो? तो इसका मतलब करंट कम होना तो शुरू हो जाएगा लेकिन करंट अभी भी रहेगा। हाँ या ना? ठीक है जी। अब हम और नेगेटिव कर देते हैं, थोड़ा और नेगेटिव करेंगे तो थोड़ा ज्यादा रिपल्सन मिलेगा। मान लो हमने दिनेश को खड़ा कर दिया दृश्य को हटा के, लेकिन फिर भी करंट पहुंच जाएगा यानी अजय बेनीवाल अंदर आ जाएगा। हाँ या ना बोलो? तो फिर भी करंट चलता रहेगा। अब मान लो थोड़ा और नेगेटिव कर दें, सपोज करो मोहित शर्मा को खड़ा कर देते हैं अपन इधर के, दूर रोक भाई, लेकिन फिर भी हो सकता है वो ना रुके। लेकिन फिर अपन इसको खड़ा कर देते हैं, क्या का नाम है इस बच्चे का, नरेश कुमार को। फिर ऐसे बढ़ाते जाते हैं इधर वाला नेगेटिव पोटेंशियल। अब थोड़ी मान लो ये किसी से भी नहीं रुक रहा क्योंकि इस क्लास में और कोई है नहीं जो इसे रोक पाए, तो फिर इधर अपन खली को खड़ा कर देते हैं, है ना? WWE रेसलर है खली। अब वो यहाँ खड़े होंगे तो अजय बेनीवाल उधर से निकल लेगा, इधर आएगा ही नहीं, कहेगा छोटो परे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको मोर नेगेटिव करते जाएंगे तो एक नेगेटिव की वैल्यू इतनी स्ट्रांग होगी कि इलेक्ट्रॉन इस तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर पहुंचेगा ही नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट रुक जाएगा यानी जीरो हो जाएगा। बोलो बच्चे, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल को नेगेटिव की तरफ बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसी वैल्यू आएगी जब करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब करंट क्या हो जाएगा? हो सकता है ग्राफ में हल्की फुल्की गड़बड़ी हो, ऐसा करके कुछ, ठीक है? चलो अप्रोक्सीमेटली ये ठीक है। तो ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा और एक ये जो वैल्यू आई यहाँ पर, ये क्या हो जा रहा है बेटे? करंट जीरो हो जा रहा है। करंट क्या हो रहा है? बोलो, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? इसे बोलते हैं बेटे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी, नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? जीरो, तो उसे क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज दौड़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा चाहिए कि कम? मोर नेगेटिव चाहिए कि लेस नेगेटिव? मोर नेगेटिव चाहिए, है ना? तो अगर मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अगर काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे हम? फ्रीक्वेंसी से। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे बेटे? जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। वर्क फंक्शन तो जितना चाहिए उतना ही है, तो जो बढ़ी हुई एनर्जी है वो किसके काम आएगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के। और जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटे? ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा। ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा तो उसे रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। उसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे अगले किसी ग्राफ में। अभी एक बार हम इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल चल रहा था। चलिए पोटेंशियल का इफेक्ट तो हमें समझ आ गया। पोटेंशियल का इफेक्ट तो हमें
इस ग्राफ में कोई डाउट है किसी बच्चे को? कांस्टेंट क्या हुआ पता चल गया? पॉजिटिव पोटेंशियल की एक ऐसी वैल्यू आएगी जब सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे, उसके बाद पोटेंशियल बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा बेटे? सैचुरेशन में पहुंच जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जीरो पोटेंशियल के ऊपर भी करंट होता है, जब करंट जीरो होता है उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। एनी डाउट टू एनीबॉडी? अच्छा एक बात बताओ बेटे, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं I2 को अगर मैं I1 से ज्यादा ले लूं तो क्या होगा बेटे? अगर ज्यादा फोटोन होंगे तो ज्यादा करंट होगा, तो सैचुरेशन जो करंट है बेटे वो बढ़ जाएगा। सैचुरेशन करंट है वो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से स्पीड नहीं बढ़ी इलेक्ट्रॉन्स की, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्पीड नहीं बढ़ी। बोलो बच्चे बात समझ आई कि नहीं आई? मान लेते हैं हम इंटेंसिटी एक बार फिर बढ़ा देते हैं, कोई I3 इंटेंसिटी की लाइट गिराते हैं जो कि I2 से भी ज्यादा है, तो भी ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा। हाँ या ना बोलो? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? इधर सैचुरेशन में और इधर नीचे घटते घटते ही आ जाएगा। इज इट ओके टू यू ऑल? ठीक है जी। अभी थोड़ी देर में हम इसी ग्राफ से वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी बेटे, चलिए ये बात आप बच्चों को समझ आई कि नहीं आई? अब हम इसी ग्राफ में फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट चेक करेंगे। इसी ग्राफ में किसका इफेक्ट चेक करेंगे? फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट चेक करेंगे। चलिए अब बताएं मुझे, एक ग्राफ तो सेम ही आएगा ना? क्या भाई? थोड़ा ज्यादा ऊपर रहेगा ना, वैसे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अच्छा ठीक है, ये ग्राफ तो समझ आएगा तुम्हें। ये तो किसका इफेक्ट दिखा रहा है बेटे? पोटेंशियल का इफेक्ट दिखा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। क्लियर है? आगे बढ़े। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है ये किसी फ्रीक्वेंसी ν1 लाइट के लिए था, कोई लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? ν1। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं बेटे? फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या करंट के ऊपर फर्क पड़ेगा? है भाई? अच्छा ये बताओ, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फर्क पड़ेगा? अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ज्यादा कि कम? नहीं ना, फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे बेटे तो क्या सैचुरेशन करंट बढ़ेगा? क्या ये जो कांस्टेंट करंट है ये बढ़ेगा? इसका मतलब दूसरी फ्रीक्वेंसी ν2 के लिए भी ये ग्राफ यही रहेगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें बाकी का ग्राफ भी समझाता हूं, ना समझ आए तो मुझे बताना, ठीक है? ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या कह रहे हैं? ये ν1 फ्रीक्वेंसी के लिए, ये ν2 फ्रीक्वेंसी के लिए, ν2 फ्रीक्वेंसी ν1 से ज्यादा है, ठीक है? अब ये पॉइंट ये बता रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी बढ़ गया। देखो यहां पर इतना था, अब इतना हो गया, कुछ ऊपर गया है ग्राफ। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा है। अभी हम कह रहे थे कि नहीं बढ़ेगा, तो बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ेगा बेटे। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में पहुंचेंगे एनोड के ऊपर, तो थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ या ना बोलो? तो ये वो वाली वैल्यू शो हो रही है। स्पीड के बढ़ने से जो करंट के अंदर इफेक्ट पड़ा ये वो शो हो रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, वो नहीं बढ़े, इसलिए जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना करंट की, वो चेंज नहीं होती। तो कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसमें हम क्या कहते हैं? उसमें हम कहते हैं नो इफेक्ट। उसमें हम क्या कहते हैं? नो इफेक्ट। अब वो नो इफेक्ट किस बात के लिए ट्रू है? वो सैचुरेशन वैल्यू के लिए है। किसके लिए है वो? सैचुरेशन। अगर हम 100% एक्यूरेसी में जाना चाहें तो फिर हमें ये कहना चाहिए कि सैचुरेशन करंट will not change, but due to change or increase in kinetic energy there will be some increment in photoelectric current because more number of electrons will reach the anode terminal in one unit time. क्लियर हुआ? लेकिन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, हमारे बोर्ड लेवल पर यही पूछा जाएगा कि भैया वैसे तो उन्हें ये पूछना चाहिए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सैचुरेशन वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि सैचुरेशन ऐसा वो बोलते नहीं है, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और हम जवाब देते हैं कि नो इफेक्ट। तो एक्चुअल में तो इफेक्ट है,
लेकिन फिर भी ये वाला आप लिखते हैं तो वो भी सही कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी है कि ज्यादा ठीक बात कौन सी है। क्लियर हुआ बेटे? अब देखिए, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए, मोर नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए, तो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गई। देखो बेटे यहाँ पर ये क्या है, अब इसे माइनस का VO1 बोलते हैं। VO स्टॉपिंग पोटेंशियल या V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, 1 मतलब पहली फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटे, नेगेटिव VO2। एनी डाउट एनीबॉडी? अब अगर हम फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटे, ग्राफ और आगे चला जाएगा, ν3 ग्रेटर देन। हाँ बच्चे बताओ, कोई समस्या है किसी को? क्या है, ग्राफ समझ आ गया? कोई डाउट? टोटली पिक्चर क्लियर है? एक बात और बताओ फिर अगर पिक्चर क्लियर है। पिछला ग्राफ हमने पढ़ा था इंटेंसिटी का इफेक्ट। इंटेंसिटी का इफेक्ट ऐसा कुछ था, है ना? ये अलग अलग पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? क्योंकि जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो करंट तो बढ़ ही रहा है, तो उसी के अंदर ये बढ़ रहा है, यानी यहां सैचुरेशन करंट भी बढ़ रहा है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी बढ़ रही है। अंडरस्टूड और नॉट? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो हमने कौन कौन से ग्राफ पढ़े? इंटेंसिटी का इफेक्ट चेक किया, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट चेक किया। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ यहाँ पर है वो किस किस के बीच में बेटे? फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। इसे हटा दूं मैं? समझ आ गया सबको? ठीक है। ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ जी बेटा बोलो। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इधर हम फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं और इधर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। क्लियर हुआ बेटे? एक मिनिमम। अच्छा ये बताओ, क्या मैं ग्राफ को यहां से शुरू करूं? क्या इस तरह से हमारा ग्राफ शुरू हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटे? क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर पाएगी। जीरो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है, ये वाला पॉइंट जीरो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है ना। जीरो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि फोटोन की एनर्जी कितनी है? फोटोन की एनर्जी जीरो होने का मतलब फोटोन है ही नहीं, तो फिर एमिशन कहां से होगा? क्लियर? अच्छा, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन मान लीजिए हमने फ्रीक्वेंसी को बहुत कम लिया, बस जीरो से थोड़ा सा डाला, तो फोटोन की एनर्जी भी जीरो से थोड़ी सी ज्यादा हुई। अगर ये वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुई तो ये जो एनर्जी है h न्यू, अगर ये वर्क फंक्शन से कम हुई तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो क्या ग्राफ वहां से शुरू होना चाहिए? नहीं। फिर हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसी एनर्जी आएगी जब ये दोनों एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना बोलो भाई? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे फोटोन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये आपके पास वर्क फंक्शन है, इतनी एनर्जी चाहिए, ये जीरो एनर्जी है फोटोन की। थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ऊपर आई, थोड़ा और बढ़ाई ऊपर आई, वर्क फंक्शन तो चेंज हो नहीं रहा। थोड़ा और बढ़ाया ऊपर आया, लेकिन अभी भी कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। थोड़ा और ऐसे करते हुए एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये दोनों एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना बोलो? तो जब ये बराबर होंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है उसे आप बोलते हैं बेटे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम एक नॉट साइन लगा देते हैं, न्यू नॉट, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड। अब सुनिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमेजन, व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमेजन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो बेटे? तो ये आपके पास वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका मतलब जो लाइट हमें चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, उसके लिए कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बेटे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कम से कम, या फिर उससे फ्रीक्वेंसी क्या हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। क्लियर हुआ? इसका मतलब हमारा ग्राफ किसी बीच में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी से शुरू होगा जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। हाँ या ना बोलो? कोई डाउट है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? अगली बात समझिए इसी में। अब ये जो वर्क फंक्शन है, क्या वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है बेटे? आपके एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दे रखी होगी वर्क फंक्शन के लिए, देखो फटाफट शाबाश। दे रखी है क्या? बताइए इसमें कौन कौन से मेटल्स के नाम लिखे हुए? सबसे पहला नाम किसका लिखा हुआ है?
सीजियम का वर्क फंक्शन बोलो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? हाँ जी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2. और अगला कौन सा दे रखा है? पोटेशियम का बोलो कितना है? 2.30। अब देखो बेटे, आपने अभी बताया कि एक ऐसा मेटल है सीजियम जिसका वर्क फंक्शन है 2.14 और कोई दूसरा है जिसके लिए कितना है 2.30 और लास्ट वर्ड बताओ कौन लिख रखा है? प्लेटिनम। कितना है? हाँ जी 5.65। खाना खा के आए हो इधर से बिना नाश्ता करे हुए, यहाँ फिजिक्स की क्लास में आना अलाउड नहीं है, बहुत तक तुम होने। 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इधर देखो सारे बच्चे, बेटे वर्क फंक्शन सभी मेटल्स के लिए अलग अलग है कि नहीं है? सभी के लिए अलग अलग है ना? सभी के लिए अगर अलग अलग है, इधर ध्यान देंगे आप। अभी मैंने आप बच्चों को बताया कि ये वर्क फंक्शन है, ये जीरो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गई। मान लेते हैं कि ये हम सीजियम की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? अगर आपने ये जो फोटोसेंसिटिव प्लेट ले रखी थी, ये सीजियम की बजाय अगर आपने प्लेटिनम की लगा दी तो कहाँ चली गई एनर्जी? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चली गई। क्या अब ये वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट इसे निकाल पाएगी? तो क्या अब इस फ्रीक्वेंसी को, जिसको थोड़ी देर पहले हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सीजियम के लिए कह रहे थे, क्या प्लेटिनम के लिए भी उसे ही कहें? कहाँ लाना पड़ेगा इसे? ऊपर लाना पड़ेगा ना। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कहने का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग मेटल के लिए, जैसे कि वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। क्योंकि वर्क फंक्शन हर एक मेटल के लिए अलग अलग है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हर एक मेटल के लिए अलग अलग है। तो कोई और मेटल की अगर मैं बात करूं इसी ग्राफ में, किसी दूसरे मेटल की बात करें अगर हम इसी ग्राफ में, मान लेते हैं, चलो एक सीजियम की बात कर लेते हैं और दूसरा प्लेटिनम की बात कर लेते हैं, तो बताइए प्लेटिनम की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो मैं इधर की तरफ लूं कि राइट साइड में? राइट साइड में लेनी पड़ेगी ना। मान लेते हैं यहाँ कहीं ले लिया, तो इसका ग्राफ भी क्या ऐसा ही आएगा? यस, दोनों पैरेलल आएंगे कि नहीं आएंगे? बाद में तो बिहेवियर तो एक जैसा ही है, बस शुरुआत यहाँ से होगी। हाँ या ना बोलो बेटे? ठीक है जी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल के लिए, जितने मर्जी मेटल ले लो ग्राफ ऐसा ही बढ़ेगा, जीरो पर कभी नहीं जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अभी हमने ग्राफ किस किस के बीच में स्टडी किया बेटे? फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। ठीक है जी। और किस किस की हम बात कर सकते हैं? अगर हम बात करें भाई इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से कौन बढ़ता है बेटे? फोटॉन्स बढ़ते हैं। कौन बढ़ता है? और फोटॉन से कौन बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से कौन बढ़ता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन स्पीड बढ़ती है क्या? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है क्या? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैं इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लूं, इधर क्या ले लूं और इधर क्या ले लेते हैं? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज। तो आपके पास क्या आएगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इंटेंसिटी एक्सिस, पैरेलल टू इंटेंसिटी एक्सिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो बेटे? कोई डाउट है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? इसी प्रकार हम सारे के सारे ग्राफ स्टडी कर सकते हैं, भले ही कोई मर्जी हम ग्राफ स्टडी करना चाहें। हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करी इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी के फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ। अगर हम फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा बनेगा बेटे? फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ ग्राफ बनाना चाहें, हाँ जी बोलो शाबाश। इधर हम सपोज कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इधर हम सपोज कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। नंबर एक बात तो ये है कि ग्राफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से शुरू होगा, ये बात तो क्लियर है ना? जीरो से शुरू होगा ही नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी वाला मामला आ गया तो ग्राफ जीरो से शुरू नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो आप कोई भी एक एक्सिस पे, तो कहां से शुरू होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब मुझे बताओ, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा? ध्यान देना, हम सिर्फ सैचुरेशन करंट की बात कर रहे हैं। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? तो क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी। तो ध्यान देना बेटे, नंबर एक बात तो ये है कि यहां से यहां तक का ग्राफ होगा नहीं, क्योंकि इससे कम फ्रीक्वेंसी में करंट ही नहीं होगा। अब यहां से शुरू होगा और कांस्टेंट होगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये ग्राफ किस किस के बीच में आ गया बेटे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से ये जितने भी ग्राफ है बेटे, ये कौन सी ऑब्जर्वेशन से आए? हाल्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन से आए। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने किया उससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाले।
अभी हम कुछ और भी ग्राफ की बात करेंगे अगली क्लास में। आज हमारा ये पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है, तो इसे एक बार तो हम यहीं पर रोकते हैं। आगे चलकर इसी के अंदर कुछ और बची हुई ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम पढ़ रहे हैं वो ऑब्जर्वेशंस जो हाल्स और लेनार्ड ने की, और ये क्लासिकल वेव थ्योरी इन सभी के ऑपोजिट बात करती थी। क्या बात करती थी, अगली क्लास में हम बात करेंगे। क्लियर? ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।